सर इस सेशन में कैमरा ऑन करने में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा बाहर है। हम अगले सेशन से ज्वाइन कर लेंगे विद कैमरा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो सर आज हम जो है UPPCSJ उसका 2 पेपर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का और एक लॉ का। अभी हम जिसकी क्लास ले रहे हैं वो जनरल नॉलेज की क्लास है। इसमें सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। आपको, मुझे उम्मीद है कि सिलेबस पता होगा शुभम जी, बट फिर भी एज ए टीचर उन सारे सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना मेरी पहली जिम्मेवारी है। आज की क्लास हमारी मोटे तौर पे आपसे जुड़ने की, सिलेबस की और उसके फॉर्मेट की, 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे आज पे। तो सर सबसे पहले सिलेबस। तो इसमें जीके के एग्जाम में इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, एक जीके और एक कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लॉ, या लॉ बोल सकते हैं हम टोटल। तो सर इसमें लॉ वाले पोर्शन में इन्होंने 10 बेर एक्टों का सिलेबस दिया है, जो मेरे पास है 9 या 10। और जीके में भी इतने 10 या 11 पॉइंट इन्होंने बोले। तो पहले हम जीके की बात करें, जनरल नॉलेज। तो यहां इन्होंने जनरल नॉलेज को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। यहां कैटेगराइजेशन कमीशन ने नहीं दिया, पर जैसा ट्रेंड आया है उसके हिसाब से। तो एक जनरल नॉलेज स्टैटिक्स टाइप में और एक जनरल नॉलेज करंट, एक मतलब ओल्ड और एक हमारी वर्तमान वाली, प्रेजेंट वाली। तो इसमें पहला टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं 3 भाग में, सबसे पहले वाला, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो ये 3 टॉपिक हमने कवर करने हैं। उसके बाद इंडियन कल्चर। अब हमारे इंडिया का जो भी कल्चर है उसके बारे में हमें जानना। हमारे कल्चर की एक बात अगर मैं बोल दूं सिमरन जी, तो कहा गया है अनेकता में एकता। अगर कल्चर के हिसाब से हमें कंट्री बनाने पड़े तो इंडिया में जितने स्टेट है, राज्य है, उनको उतने देश बन सकते हैं, ये मैं बोलना चाह। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे स्टेट है, अभी पूछूं कितने हैं। हरियाणा का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, तमिलनाडु का कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है। हर स्टेट का अलग कल्चर है, बल्कि एक स्टेट में डिफरेंट कल्चर है। इसीलिए इंडिया को अनेकता में एकता वाला देश कहा गया है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। यहां भारत का जमीनी क्या रूपरेखा है वो इसमें बताना है। कहां कहां हमारी बाउंड्री है, कहां कहां हमारे पेड़ है, नदी है, नाले हैं, मिनरल्स है, खेती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। उसके बाद अगला करंट नेशनल इशू। ये जीके में करंट वाला पोर्शन हो गया एक तरह से शुभम जी,
कि जिसमें हम जो प्रेजेंट डे की सिचुएशन है नेशनल, देश की, जैसे प्रेजेंट करंट इश्यू क्या है, बहुत से हैं, पर एक मैं जैसे बोल दूं आपको, अभी सुनना ही है जब तक मैं आपको आंसर के लिए ना बोलूं, कि प्रेजेंट का हमारा करंट इश्यू है महाकुंभ। तो अब अगर आपका कोई 10 दिन बाद कोई पेपर है, महीने बाद कोई पेपर है, तो आपको महाकुंभ के बारे में पता होना चाहिए। क्या इसकी हिस्ट्री है, कहां हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वगैरह वगैरह। और फैक्चुअल भी चीजें पता होनी चाहिए, नंबरिंग वाइज भी। अभी हम बोलेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, या हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, भाई ये भी करंट इश्यू है, अभी तो गया है। तो बहुत सी चीजें उसमें से भी पूछी जा सकती है। अब अगर आपका कोई पेपर महीने, 2 महीने, 4 महीने में आ रहा हो तो सामान्य तौर पे, उसके बाद अब टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, जो हमारे सामाजिक रिलेवेंस के टॉपिक है ना, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, मॉब लिंचिंग, ये सोशल टॉपिक है कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी पॉइंट पे मार देना। तो ये चीज तो अब हमने लॉ में भी इंसर्ट कर दी। अब आपसे पूछेंगे कि मॉब लिंचिंग को कहां जोड़ा गया है आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर इन्होंने सोशल रेफरेंस में, शुभम जी, सायक जी, इन्होंने पर्टिकुलरली डिसेबल पर्सन के बारे में, सीनियर सिटीजन के बारे में, वुमेन के बारे में और चिल्ड्रन के बारे में, इनके बारे में भी जो सामाजिक ताना बाने में प्रेजेंट में जो पॉइंट चल रहे हैं हमारे, उनसे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक। उसका अगला टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया के बारे में तो हम पहले ही बोल चुके हैं शुभम जी, पर वो पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में था, कल्चर के बारे में था, ज्योग्राफी के बारे में था। तो इसके अलावा भी अगर इंडिया की जो कोई पॉइंट है, बहुत से पॉइंट है, सैकड़ों पॉइंट है, वो इंडिया के बारे में और वर्ल्ड और पूरी दुनिया के बारे में, उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एक टॉपिक और रह गया, सीक्वेंस तो नहीं है पर उसको पहले बोलना चाहिए था मुझे, इंडियन पॉलिटी। अब इसका मुख्य तौर पे एक लाइन में जवाब दे दो कि इसका मतलब क्या है, इंडियन पॉलिटी। शुभम जी, प्लीज रिप्लाई शुभम जी। सर इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय जो वो है राजनीति, उस पे। मोटा मोटा इंडियन पॉलिटी का मतलब है हमारा संविधान से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉ है, और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है टोटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीके के जनरल टॉपिक में भी है संदीप जी, और लॉ में भी इसको स्थान दिया गया है। जब लॉ का टॉपिक बोलूंगा मैं भी, जीके की लॉ,
जो जीके में आती है उसकी बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे। उसके बाद अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। आपको पता होगा सर कि इंडिया अब ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी मतलब लास्ट 2 डिकेड पहले यूके का राज था, सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी यूएसए की थी, और 21वीं शताब्दी जो चल रही है इसमें भारत वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनेगी। तो इंडियन इकोनॉमी भी उसमें से भी सवाल आते हैं। जो पूरा हमारा इकोनॉमिक ताना बाना है ना, पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, फिर नीति आयोग आया, और फिर अब हम वर्ल्ड की 5th नंबरिंग पे बाद में देखेंगे, 5th इकोनॉमी, 6th इकोनॉमी वो तक बनने जा रही है, और आने वाले टाइम में हम कह रहे हैं कि हम 3rd या 4th या 1st बन जाएंगे। तो वो भी एक हमारा जीके का टॉपिक है। उसके बाद अगला है इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन। जो अंतरराष्ट्रीय विषय है उस पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय जो विषय है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी एक समिट चल रही है, वो आपको पता होना चाहिए। जो करंट टॉपिक चल रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर राइट नाउ। और इंस्टीट्यूशन जो दुनिया को इकट्ठा रखते हैं, भाईचारा फैलाते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, उन संगठनों का भी जिक्र इन्होंने कहा है। तो इसकी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है दुनिया में भाईचारा फैलाने की? हर्ष? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन नहीं सर, फ्री में तो इतने में काम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन तो शुभम जी आपको ध्यान हो 1914 में बनी थी, जो बाद में डिसोल्व हो गई थी। सॉरी 1918 में बनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो बाद में डिसोल्व हो गई। और फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वो बनी थी। सर वो लीग ऑफ नेशन नहीं था? मैम बाद में फिर। ओके। तो सर उसके बाद यूएनओ में फिर काफी पार्ट है जो वो वर्ल्ड को रेगुलेट करने के लिए बनाई हुई है। भाईचारे के ग्राउंड पे कोर्ट बनाई गई, सुरक्षा काउंसिल बनाई गई, ट्रस्टशिप बनाया गया, सेक्रेटरीट बनाया गया। तो उसमें 6 प्रकार की संस्थाएं बनाई गई और उनकी और संस्थाएं बनाई गई। तो वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे थी। और शायद जी बहुत सी संस्थाएं हमने रीजनल वाइज भी बनाई गई है। एशिया की अलग जैसे सार्क, और यूरोप की अलग जैसे नाटो नहीं सॉरी, यूरोप का अपना एक बनाया उन्होंने, यूरोपियन कंट्री को मिला के एक संगठन बनाया, यूरोपियन यूनियन। हाँ उसको देखते हैं अभी। यूरोपियन यूनियन। सर बीच में नहीं बोलना सर प्लीज। यूरोपियन कंट्रियों ने अपना एक संगठन बनाया जिसमें जो उसके मेंबर है उन सब की एक ही करेंसी होगी, ट्रेड फ्री होगा, वगैरह वगैरह उन्होंने काफी इंतजाम किए। ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अलग है, गल्फ का अलग है। तो ऐसी सैकड़ों संस्थाएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में
विश्व शांति के लिए या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। जैसे क्वाड है, वो इंडिया, जापान, चाइना, चाइना नहीं शायद, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 के द्वारा क्वाड बनाया है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो ये काफी संस्थाएं हैं, जब हम डिटेल इन पे करेंगे 1 to 1, जब ज्यादा आपको सारी हम आपको प्रॉपर्ली समझा पाएंगे। अभी हम सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं। आज हम आपको चाहते हैं कि आपको ये पता लगे कि आपने पढ़ना कितना है। उसके बाद अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जितनी भी साइंस अभी हमारी शुरू हुई और आज तक चल रही है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आखिरी है कम्युनिकेशन एंड स्पेस। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसके जो मीन्स हैं, और जो स्पेस में जो हम काम कर रहे हैं, जैसे एलन मस्क ने तो स्पेस में जमीन बांटने का काम भी कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारी सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद लॉ वाले टॉपिक में पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद 9 एक्टों का और जिक्र है शुभम जी, गनिया जी, कि उन एक्टों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हम बोल सकते हैं। सर 1 मिनट माफी चाहेंगे सर, थोड़ा सा मैं जैसे कहना चाह रहे सर, जो टॉपिक आपने मतलब एक्सप्लेन करने हैं सर, अगर ये टॉपिक हम लोगों को डिलीवर हो जाए बाय व्हाट्सएप तो ज्यादा बेटर। अगर कोई पर्सनली टॉपिक अगर आप आज टीचिंग कर देते तो बेस्ट रहता सर। ये तो आप जो है ये व्हाट्सएप करा देंगे तब भी बेस्ट रहेगा कि हम लोग उसको देख लेंगे। मेरे को चलो ऊपर से तो इंस्ट्रक्शन नहीं है सर। नहीं मतलब थोड़ा सा टॉपिक कोई अगर हम लोगों को पढ़ने को मिले जानकारी के लिए, तो इसलिए सर थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है। बाकी आपको जो बेटर लगे सर, मैं यही थोड़ा सा। नहीं बेटर नहीं, फिर मेरे को तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर या तो मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन हो, या मेरा जो तरीका है, देखो सर एक्चुअली कहीं ना कहीं जो आप टॉपिक बोल रहे हैं ये सब केवल हम सुन के ऊपर जा रहा है, ये तो फिर मैं लिखते जाता, और टॉपिक तो सारे जितने ऑलरेडी कहीं ना कहीं है मेरे पास, तो मैं आप जो लिखे वो ठीक है सर, मुझे प्रोवाइड हो जाएंगे तो मैं लिख लूंगा, इसलिए कह रहा था। हर्ष बोलो। हाँ शुभम सर, सर है ना, ये सारे टॉपिक्स है ना, अभी सर का ना जो स्टाइल है ना पढ़ाने का, वो पहले आउटलाइन देते हैं, और ये जो जो टॉपिक्स है ना, जैसे समझ नहीं आ रहे आप जो कह रहे हैं, वो पूरा एक एक एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में। मैं समझ रहा हूँ सर, मतलब सीरियल वाइज सर लिखे हैं और एक एक टॉपिक डेली एक्सप्लेन होगा, वो तो ठीक है। मैं कहने का जितने टॉपिक हैं वो अगर हम लोगों को व्हाट्सएप मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर। और एक टॉपिक जो सर ने जो आउटलाइन लिखाई है ना, वो व्हाट्सएप कर देंगे। जो जैसे 10-11 पॉइंट सर ने पहले वाले पॉइंट में लिखाया है, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे सर ग्रुप में। और जो पॉलिटी में जो पॉइंट्स के 10 पॉइंट है वो भी व्हाट्सएप कर देंगे, वो आउटलाइन दे देंगे उसको पूरी। हर्ष एक मिनट रुको बेटा। जो ग्रुप के हैं उनमें से कोई और बच्चा भी है जो ये कह रहा है, जो शुभम जी हमें सजेस्ट कर रहे हैं? खान सर, सिमरन मौर्य। यस सर। जी सर, बताइए क्या करना है, बताइए। वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ रिटर्न में दे देते हैं तो वो हमें ज्यादा इजी हो जाएगा आपको कैच करने में। तो ये बात मैं सही है मतलब कि थोड़ा ये सा मैं आपको टॉपिक समझाऊं, मतलब ये बोल रहे हो आप जो शुभम नहीं, जी जैसे बोल रहे भैया हैं? ने बोला जी, जैसे आप उन्होंने बोला ना कि इन रिटर्न मिल जाएगा तो थोड़ा सा रेफरेंस ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। खान सर रिटर्न में तो वो आपका साइट पे डला ही हुआ है सिलेबस, मैंने कोई देना है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल सर इतना है कि हमारे थोड़ा टाइम जो है वो बचत होगी, और इतना जितना आपको रिलेट किए एक टॉपिक थोड़ा माइंड में आ जाएगा, बस सेंस यही है मेरा बस। सर इतना ही है और मेरा कुछ भी पॉइंट नहीं ये है कि ये सारी चीजें तो लिखी हुई है सिलेबस में। हाँ वही मैंने कहा कि आपने नोट भी किया होगा, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड हो जाएंगे हम लोगों को। थोड़ा एक टॉपिक जो आपको थोड़ा क्लियर वो हम लोगों को थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। ठीक है सर, ठीक है। अगर किसी को कोई और बात बोलनी है तो मेरे को बोल सकता है, जो क्लास का स्टूडेंट है।
जो लखनऊ की जो क्लास है उसका कोई स्टूडेंट है, वो मेरे को कोई और सजेशन देना चाहता है तो वो कर सकता है, नहीं तो मैं अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। सर मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्टली तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन नहीं। सर रिक्वेस्ट से बात नहीं बनेगी ना, आपने जो बोला वही खान जी ने बोल दिया, अब बताइए मैं क्या करूं। नहीं सर, आपको जो बेहतर लगे, लेकिन हमको ये था कि हमारे जो टीचर थे, हमको जानकारी मिली थी कि आपकी क्लास जीके की होगी, तो हम लोग अगर इसको लिखेंगे पूरा 2 घंटे, अगर ऐसा कुछ टाइम जाता है तो फिर टॉपिक का मतलब है कि आप 5 मिनट में व्हाट्सएप कर दो तो हम देख लेते हैं। हमको कोई पर्सनली टॉपिक अगर पढ़ाया जाएगा, टीचिंग होगा तो ज्यादा बेटर होगा। बस मैं कहने का तात्पर्य ये है सर। कि बोले एक खान जी। पर्टिकुलर टॉपिक का सही है सर, एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है ना तो थोड़ा क्लियर ज्यादा होता है, बस इतना ही कहना है हमारा भी, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो फिर फिर अब वही बात है ना कि जैसे मैं बोल रहा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सुनिए कि मैं जी सारे सर। सिलेबस आपको समझाता, जैसे अभी मैंने बोला, और जी अब ये जी खत्म ही होने वाला था बेसिकली, कि यहाँ जो बाकी 9 बेरेक्टों का और नाम है जो जी सर। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जी ठीक है। अब उसमें जी। जितने ये एक्ट है उनका नाम बोल दूं या आप उसको प्रोवाइड हो जाएगा आपको, ठीक है, दैट्स इट। ओके ओके अब ओके मैं ये सर। बोलना चाह रहा हूं खान जी कि जी आज की क्लास में हम एक तो हमारा जैसे 3 पॉइंट पे हम क्लास लेंगे। जी एक टॉपिक को मैं 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा खान जी, शुभम जी। जी जैसे आप कह रहे हो ना, एक टॉपिक को आप पढ़ाइए, 2 घंटे में हम लिख लेंगे और बात चल बन जाएगी आगे। मेरा पॉइंट ये है शुभम जी कि हमारा जीके का जो 2022 का पेपर था उसमें 150 सवाल में 40 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से और जो बाकी लॉ है उनसे लिए गए थे। तो एक हमने 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास में एक टॉपिक हमने रखा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 15 से 20 सवाल आते हैं। एक टॉपिक रखा हमने और कानूनों का, जो बाकी 9 बेर एक्ट है खान जी, और एक टॉपिक रखा हमने जनरल नॉलेज का, जिस जनरल नॉलेज में करंट और स्टैटिक्स दोनों शामिल है। मैं ये बताना चाहता हूं शुभम जी कि हम जो 2 घंटे की क्लास रखेंगे या 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद दूसरा कोई माइनर एक्ट जो आपका जीके के सिलेबस में है, और उसके बाद जो है आपकी जीके करंट की और एक स्टैटिक्स का टॉपिक, जीके स्टैटिक्स का एक टॉपिक, ये 4 चीज हम 2 घंटे में पढ़ाएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि मैं एक दिन में, मान लो ये 9 बेर एक्ट है, अब मेरे को इनको समझाने में आपको 9 क्लास चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने में कम से कम 7 क्लास चाहिए, वैसे तो 7 से ज्यादा है, 10 क्लास चाहिए। तो ऐसे मैं 2 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। टोटल जो पूरा जीके का सिलेबस है आपके पास है, आप बोल रहे हो, तो उस सारे जीके के सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड करके उसको हम 2 घंटे में, आधा आधा घंटा, जैसा भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, उस हिसाब से 4 टॉपिक हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा डायग्राम था, इस तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा था। अब आप बोलिए शुभम जी। सर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आपका टाइम वो बनाए हैं आप चार्ट, वो सही है सर। मैं वो नहीं कहना, मतलब मेरे कहने का कि थोड़ा सा मुझे कुछ आज टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी, जैसे हमें कुछ मिलता सर। बाकी आपका जो शेड्यूल है, आप 4 टॉपिक पढ़ाएं, 5 टॉपिक पढ़ाएं, पढ़ना तो हमको, हम पढ़ेंगे, आप जितना पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, शुरू करते हैं फिर। तो सर लोग जो जीके का पेपर है, इसमें जो दूसरा पोर्शन है उसमें
कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा 9 बेयर एक्ट और इसमें बताए गए। इसको आप अपने साइट से देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। अगली बार अगर क्लास हुई तो मैं पहले उसमें बता दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, अदर लॉ में क्या करना है, जीके जनरल में क्या करना है और स्टैटिक्स में क्या करना है। ठीक। अब सर आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्योंकि मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में से 20 सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल, तो इसमें बजाय हम किसी टॉपिक को करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम 4 पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। वो आपका पहले है प्रिम्बल, उसके बाद दूसरा है सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है उसमें शेड्यूल, और चौथा है अमेंडमेंट। ये 4 टॉपिक हम शुरू करते हैं आज। ठीक है। अब इसमें प्रिम्बल क्या हमारे संविधान का पार्ट है शुभम जी? सर जी, सॉरी, जी है सर। पार्ट है। हाँ कौन कहाँ कहा गया है? सर, प्रेम्बल तो फर्स्ट ही कहा गया, छह वो बताए गए हैं, जिनका भी मुझे पूरा मतलब नाम नहीं याद है, जिनमें 6 उनका बताया गया। प्रेम्बल इस फर्स्ट पेज पे ही उल्लेखित किया गया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि वेदर द प्रिम्बल इज पार्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल पार्ट है सर। कहाँ लिख रहा? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए, कहाँ लिख रहा कि प्रिम्बल हमारे संविधान का पार्ट है? कैमरा ऑन करिए। बताइए सर, कहाँ लिख रहा? सर एक मिनट। जी सर, क्वेश्चन क्या था प्रिम्बल सर? हमारे संविधान का पार्ट है, ये कहाँ लिख रहा? सर ये किसी भी आर्टिकल में नहीं इंक्लूड है कि किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हो कि यहाँ पर है, बट ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट पे प्रेम्बल ही लिखी हुई है, बट वो किसी नहीं, आर्टिकल में नहीं इंक्लूड है सर। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि वेदर प्रिम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सर इफ नहीं, नो, इफ सर नो, आर्टिकल में नहीं है, सर आर्टिकल में नहीं है। तो कहाँ है? आपने बोला ना कि पार्ट है, कहाँ है? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में के फर्स्ट पेज पर ही आती है। कहाँ लिख रहा, मैं पूछ रहा हूँ मैम। सर मैं वही तो बता रही हूँ कि वो किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है उसमें। चलिए सर, तो सर हमारे आज, अच्छा चलो एक और सवाल पूछते हैं कि जो कनकरेंट पावर है, जी सर। सुने हैं कनकरेंट पावर के बारे में? कनकरेंट पावर सुनिए खान जी, जी सर सुना है। कहाँ से लिया गया है? सर ये माइंड में नहीं है अभी मुझे, काफी टाइम हो गया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी नहीं है। शुभम जी बताइए, शुभम जी बताइए। नो आइडिया सर। चलिए, उसके बाद जो हमारी शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल 8 किसके बारे में है? बताइए खान जी। शेड्यूल 8 सर किसके बारे में है? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुझे कुछ भी अभी ध्यान में नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने बता रही हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, अमेंडमेंट 101 किसके बारे में बात कर रहा है शुभम जी? चलिए, ठीक है, नॉलेज नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो सर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, और इसके जैसे कि हमने 4 पार्ट बोले। पहला प्रिम्बल,
दूसरा सोर्स, तीसरा शेड्यूल और चौथा अमेंडमेंट। ये चारों पार्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिम्बल को याद भी होनी चाहिए, आपको याद भी होनी चाहिए संदीप जी, ठीक है। तो प्रिम्बल याद है संदीप जी आपको? सर प्रेम्बल तो याद नहीं है, लेकिन जो आपने पूछा ना कि लेकिन प्रेम्बल वेकिन छोड़ो पार्ट है नहीं है। सर प्लीज, लेकिन वेकिन मत छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ यस नो में जवाब दे दो। प्रिम्बल याद है? नहीं है सर फिलहाल। ठीक, 2-3 लाइनें स्टार्टिंग की याद होती हैं हम लोगों को, बाकी नहीं याद है सर। सर उसी के सर लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं आया हूँ। सर वेट सर, हम लोगों को कुछ नहीं पता सर, क्योंकि हम जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे कोरोना काल था, तो हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसके रिपीट नहीं किए। शुभम सर मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं गुरु हूँ, मैंने आपसे कोई द्वेष भावना ना है। नहीं देश भावना बात ही नहीं सर, हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए नहीं क्लियर। सर मैं ये कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को एक्सपीरियंस है। जी सर। वो तो मुझे भी पता है ये बात का सर, विदाउट प्रेजुडाइज खान जी, कि जो मैं जी बोल रहा हूँ सिलेबस वो आपके साइट पे पढ़ा है, तो जीके भी साइट पे पढ़ी है। जी जी। आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं कुछ अलग पढ़ा दूंगा, मैं आपको पास करवा दूंगा पेपर में, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी ना है। सर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पढ़ना सर हमें ही पड़ेगा। हाँ, ऐसी कोई पर एक्सपेक्टेशन हमें तो नहीं है। ये है कि हमें पता है कि बच्चों को क्या पता है, जी सर जी। और नहीं पता तो हम आपसे पूछते हैं, जी सर बिल्कुल आप पूछ और सकते हैं, तभी कुछ आपको हम पता आपको चलेगा कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आई कुछ कैन हम आपको अंडरस्टैंड। सिखाते हैं, जी सर। और कुछ आपसे, बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, जी जी। ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर। एनीवे बैक टू द पॉइंट। चलिए सर, कैमरा ऑन करिए सभी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद सबसे पहले हमें प्रिम्बल याद होनी चाहिए शुभम जी, कंप्लीट। कैसे होएगी अब वो मेरे से सीखो कि सर प्रिम्बल में सबसे पहले एक वर्ड को याद रखना है, सोर्स। सोर्स, स्रोत, इंग्लिश में सोर्स, हिंदी में स्रोत। कि प्रिम्बल बनाने का स्रोत क्या है, सोर्स कहां है, कौन है सोर्स? तो वो वर्ड है वी द पीपल। यही वर्ड है पहला। यस जी सर। सर, हम याद, भारत के लोग। जी सर। हाँ, हम भारत के लोग। सेकंड है बेटा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हमारे संविधान में भारत का नेचर कैसा है, भारत कैसा कंट्री है, नेचर। आपका स्वभाव अलग है खान जी, शुभम का जी अलग है, सहायक का अलग है, हर्ष का अलग है, मेरा अलग है, सबका स्वभाव होता है, नेचर। जी सर। तो भारत का स्वभाव क्या है? सर भारत ये का स्वभाव है, टेक्स्ट है। बोलना नहीं है, वो तो जब मैं सवाल करूं तो ही बोलना है। ओके सर, ओके ओके सॉरी। भारत का नेचर है सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट नहीं था, अब बन गया। सेकुलर नहीं था, अब बन गया। तो अब हमारा भारत का नेचर क्या है? सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब इन पांचों वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए अक्षिका जी। सोवरन का मतलब है ऑटोनोमस, कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई ऑर्डर, कोई पॉलिसी नहीं थोप सकता, हमारी अपनी सेना है, ठीक। उसके बाद डेमोक्रेटिक,
डेमोक्रेटिक का मतलब है प्रजातंत्र, लोकतंत्र। इसकी अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी सबसे पुरानी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसके बाद रिपब्लिक, गणराज्य। तो दो प्रकार के गणराज्य होते हैं, एक राजशाही और एक रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट, अगर हेड ऑफ द स्टेट जो है और वो मर गया और उसके बच्चे को हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा, दैट्स कॉल्ड राजशाही, मोनार्की। वो इंग्लैंड में है। और रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट हर 5 साल में बाय वे ऑफ इलेक्शन बनता है। इंडिया उसका है, अमेरिका उसका है। एग्जाम्पल, 2 शब्द बाद में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से, सोशलिस्ट और सेकुलर। 4 वर्ड जोड़े गए थे। अभी मैं यहां की बात कर रहा हूं, टोटल बाद में बताऊंगा। सोशलिस्ट मतलब कि इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उस सब पे सभी सिटीजन का बराबर राइट है। उसके बाद सेकुलर, इंडियन गवर्नमेंट नॉट प्रो रिलीजन, नॉट एंटी रिलीजन। भारत की सरकार ना तो प्रो रिलीजन है ना एंटी रिलीजन है। इसका क्या मतलब हुआ? एवरी सिटीजन हैव राइट टू फेथ एनी रिलीजन, डे बाय डे, इवन डे बाय डे। ठीक है सर? तो ये हो गया नेचर। शुभम जी, यहां तक ठीक है? अगला पॉइंट अब है हमारे संविधान का ऑब्जेक्ट। पहले बोला मैंने सोर्स, वी द पीपल। फिर बोला नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वो हमने बोला सोवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। फिर बोला संविधान का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आएगा बेटा 4 चीज: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। 4 वर्ड। अब इनके अलग अलग वर्ड है। फिर जस्टिस 3 प्रकार का, वो आपका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। फिर आपका लिबर्टी, लिबर्टी आपकी विचार की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप। उसके बाद आपका इक्वलिटी 2 चीज की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड द लास्ट इज फ्रेटर्निटी। वो उसमें 2 चीज, वो आपका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारा बन गया ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज 4th नंबर पे शुभम जी, डेट ऑफ अडॉप्शन, कि हमने इसको कब अडॉप्ट किया। तो उन्होंने डेट रखी 26 नवंबर 1949। ठीक है? तो इस दिन को पहले हम किस डे के नाम से मनाते थे? खान जी, जो 26 नवंबर 1949 है, भारत इस डेट को किस रूप में सेलिब्रेट करता था? नो आइडिया सर। अब किस रूप में करता है अब, राइट नाउ? शुभम सर
26 नवंबर जो 1949 को आप बता रहे हैं, ये स्वतंत्रता उस दिन मिली थी भारत को, तो जो इस समय जो उसको फोर्स किया गया 1950, तो इसीलिए 26 मतलब नवंबर 1950 को स्वतंत्रता दिवस के माना जाता है कि ठीक ठीक ठीक, लिसन अब लिसन बेटा, अभी डेट हम डिटेल बाद में शेयर करेंगे, जब हम डे बताएंगे पूरे। कुछ साल पहले तक इसको हम लो डे के नाम से मनाते थे, विधि के दिवस जी सर। और 2000 एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इन्होंने 26 नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान लागू हुआ कुछ सेक्शन, तो वहां पे इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू करा। पेपर में बहुत बार आता है 26 नवंबर किस रूप में हम मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इससे पहले हम इसको लो डे के नाम से मनाते थे। तो हमें इसको कैसे याद करना है खान जी? 4 पॉइंट पे। पहला, सोर्स वी द पीपल, दूसरा नेचर, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा ऑब्जेक्ट वो आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फिर उनके अपने पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी का पार्ट है थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीव। उसके बाद इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड द लास्ट इज फ्रेटर्निटी, वो आपका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो इंटीग्रिटी वर्ड है एंड इंटीग्रिटी वर्ड है, ये भी जो आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड आया 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, उसमें 4 वर्ड जोड़े गए खान जी। एक आपका सोशलिस्ट, एक सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 4 वर्ड। एंड को भी एक वर्ड अगर मान ले, अल्फाबेट मान ले हर्ष, तो 4 हुए। वैसे 3 है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए। अब एक पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया आज। दूसरा पॉइंट है सर क्वेश्चन लास्ट में पूछना है या कुछ मतलब ऐसा डाउट हो जैसे बोल सकता हूं? वो जो मैंने बोला है ना, जो मैंने आपको बोला है, जो ब्रीफ किया है, उससे रिलेटेड होना चाहिए जस्ट, नहीं तो फिर कन्वर्सेशन हो जाएगी। सर जैसे मैं कहना चाह रहा, जैसे आपने ये बताया कि 26 नवंबर 1949 जो पारित किया गया लास्ट, उसके बाद जो लागू हुआ 15 अनुच्छेद अडॉप्ट किए गए, वो सब, इससे पहले उद्देश्य वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? उद्देश्य बोले तो जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह थोड़ा क्यों था, और कब ये जो पारित हुआ पहला बैठक वगैरह, ये सब थोड़ा डीपली अगर बता दे तो बेस्ट रहता सर। वो तो सर जब हम मॉडर्न हिस्ट्री वो पढ़ाएंगे ना, इतिहास। नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना, तो सर वही मैंने कहा कि थोड़ा सा फर्स्ट वही, जैसे इसमें तो फिर हम हिस्ट्री में घुस जाएंगे ना सर। क्योंकि अगर हम 1947 से पहले 46 में चले जाएंगे, 45 में चले जाएंगे, 44 में चले जाएंगे, नहीं तो फिर 1940 में जो है पाकिस्तान और की डिमांड करी गई थी, फिर भारत बना, तो वो तो फिर अलग लेवल पे चला जाएगा फिर मामला। नहीं, मैं तो जैसे वो कह रहा सर 26 नवंबर जो 46, 11 दिसंबर जो तीन बैठक तक, तो आप वो हमें थोड़ा सा अगर इस वो नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है सर, इसमें कनेक्टेड ही नहीं है इससे। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो हम संविधान को लॉ के रूप में पढ़ रहे हैं। जब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में चली जाएगी। वहां मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे, कितनी मीटिंगें हुई, कितने रेजोल्यूशन हुए, कितने पास किए गए, कितने घटाए गए, कितने बढ़ाए गए, वगैरह वगैरह। पहला मंत्रिमंडल में कौन बना, वो वगैरह वगैरह, वो सारा वहां पे चलेगा। ठीक सर। हाँ, अगर मैंने तो बोला था सर शुभम जी कि या तो मेरे को चेकलिस्ट बता दो,
और अगर चेकलिस्ट नहीं बताओगे तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक सर, आप अपने हिसाब से पढ़ाई, ठीक है। हम एट लास्ट जो 10 मिनट होगा मैं क्वेरी कर लूंगा जो। आपको नहीं सर, आपको नहीं, मैंने तो जहां मैंने बात की है ना उनको बोला था कि या तो मेरे को चेकलिस्ट दे दो, मैं उसके हिसाब से बोलता रहूंगा तोते की तरह, नहीं और सर, या मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। अगर आपको Yes. लगता है बेनिफिशियरी है तो ठीक है, नहीं लगता तो नहीं है। कोई नहीं सर, नहीं मैं थोड़ा सा ये तो समझा कि जब आप ब्रीफली कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा इसलिए था कि थोड़ा और बस डीपली हो जाए। सर इतना डीपली नहीं हो सकता, मैं ये बोल रहा हूं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आप नहीं समझ पा रहे अभी। ठीक सर, मे भी हो सकता है ना समझ पाए। मेरा ये बोल रहा हूं बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ना शुभम जी, ये मान के चलो पेपर में आ सकता है, तो मेरे से एक्सप्लेनेशन कम करवाओ, फिलहाल मेरे को सुनते रहो और लिखते रहो। एंड में आपके कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो लिख लो पहले और फिर मेरे को पूछ लो। पहले मेरे को कोशिश करो पीसफुली सुनो, नोटिंग डाउन करो और उसको याद करने की कोशिश करो। यहां अपने क्वेश्चन कम पुट करो, कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपके दिमाग में घुस जाए ज्यादा से ज्यादा। अब मैं प्रिम्बल के बारे में सवाल पूछूं अभी तो आंसर आना चाहिए, मेरा मतलब यो है। किसी भी बच्चे से मैं सवाल पूछूं प्रिम्बल के बारे में जो मैंने अभी पढ़ाया दिव्या जी, तो मुझे उसका आंसर चाहिए अभी कि 26 नवंबर किस डे के रूप में मनाया जाता है। दिव्या जी बताओ। सर कॉन्स्टिट्यूशन डे के फॉर्म में। पहले ये किस रूप में मनाया जाता था हर्ष जी? लॉ डे। और ओरिजिनल प्रिम्बल के बाद हमने अमेंड करके क्या जोड़ा, प्लस किया शुभम जी? ओरिजिनल प्रिम्बल में कुछ वर्ड नहीं थे जो हमने बाद में जोड़े गए। वे कौन कौन से वर्ड जोड़े गए 2 वर्ड जोड़े गए थे सर। बताइए। सर मुझे क्लियर नहीं आ रहा सर, इंग्लिश का वर्ड 2 जोड़े गए, आप बताए थे, हम कुछ अलग देख रहे थे, क्लियर नहीं। शायद में भी समता और वो जोड़ा गया था सर। ये याद होना चाहिए बेटा, देखो नहीं, याद होना चाहिए सर। नहीं मैं अपने प्रीवियस में चला गया था सर, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही हम आपकी बातें नहीं सुन पाए थे। बेटा बेटा मैं ये, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते चले जाइए, नोट डाउन करते चले जाइए, और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है या कुछ गड़बड़ है तो उसको नोट करते चले जाओ। बाद में मेरे से सवाल पूछ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, ये मान के चलो बेटा जो मैं बोल रहा हूं ना वो आज की क्लास के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप उसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो मेरे को नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं उसको अगले पॉइंट पे आगे हम कंसीडर करेंगे। फिलहाल मेरे को जितना पॉसिबल हो सके मेरी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसाते चले जाओ, ठीक है? अभी मैंने आपको प्रिम्बल समझाया है, मैंने 4 पॉइंट बोले थे आज, अब 4 पॉइंट तुम्हें समझा के जाऊंगा। पहला प्रिम्बल, दूसरा ऑब्जेक्ट, सोर्स, सोर्स, और एक लाइन और बोल दूं, इसमें 1-2 पॉइंट रह गए, लिखो अब इसको, मैं लिखवाता भी हूं जो जरूरी है कि सर इन रे, IN इन रे RE बेरी बारू केस, बेरी बारू केस बेरी बारूकेश, AIR 1960। इस केस में प्रिम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना था। यहां लिख रहा है ये संविधान का पार्ट है ना है। बेरी बारू केस में कहा कि प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकंड केस लो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। यस सर, याद है।
हाँ जी, इसमें कहा गया था प्रिम्बल इज आवर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा गया था। जी ये सर। सवाल मैं आपसे पूछ रहा था शुभम जी, वहां पे शुरू में जब मैंने पूछा था। 13 जजों की बेंचों ने इसको फैसला किया था, वो मठ की जमीन पे। वो तो मैं अपना आप सिखा दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रख। याद है सर। वो तो मैं जब पढ़ाऊंगा ना सारी चीजें, वो अपना आप सिखा दूंगा। जो प्रेजेंट की 2 लाइन बोल रही है वो याद होनी चाहिए कि बेरी बारू में ये पार्ट नहीं था और केशवानंद भारती वाले केस में ये पार्ट बन गया। ये पोजीशन है आज की इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा सोर्स का है कि भारत का संविधान बैग ऑफ बारोर्स है। संदीप जी, उधार का थैला, उधार मांगा थैला, बैग ऑफ बारोर्स भारत का जो संविधान है, ये उसको उपमा दी गई है। तो ये हमने कहां से लिया? सर ये हमने सर बोलना नहीं है, प्लीज बोलना नहीं है, बोलना नहीं, वो तो मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ जाऊंगा अपना आप। तो सर ये हमने कहां से लिया, इससे भी आपके सवाल आते हैं। तो सर सबसे पहले इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935। उसकी 80% धाराएं वो हमने बोरो की है वहां से, जो अंग्रेजों ने बनाया था उनमें से। अब जो हमारे मैप में, जो मैप है ना वर्ल्ड मैप, उसमें एक तरफ जापान है और दूसरी तरफ लास्ट कंट्री कौन नजर आता है दिव्या जी? अमेरिका। क्यों, उसके बाद कंट्री ना है? शायद अमेरिका ना है। हर्ष, सर कनाडा। फिर अमेरिका है, अमेरिका के बाद कनाडा है भाई। तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 248, रेसिड्यूटरी पावर। रेसिड्यूटरी पावर का क्या मतलब होता है? अवशिष्ट शक्तियां, बची कुची शक्तियां, वो हमने कहां से बोरो की? क्योंकि कनाडा लास्ट में पड़ता है, बचा कुचा कंट्री है। जापान की तरफ से शुरू करें तो दिव्या जी, कनाडा आपको याद ना रहा तो बचा कुचा कंट्री बचा। तो बचा कुचा मतलब रेसिड्यूटरी, वो कौन सा कंट्री है? कनाडा। तो हमने याद करवाने की कोशिश करी शुभम जी कि रेसिड्यूटरी जो पावर है वो हमने कनाडा से बोरो करी। ठीक है शुभम जी? हाँ, ये रेसिड्यूटरी पावर कहां यूज होती है वो डिटेल में बाद में बताएंगे। मोटे तौर पे हम कहते हैं कि शेड्यूल 7 में कानून बनाने की पावर सेंटर को और स्टेट को दी गई है। उसके लिए 3 लिस्ट बनाई, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बनाएंगे, सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर कानून बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट पे जिसकी भी मर्जी है वो कानून बनाएगा, सेंटर या स्टेट। मानी किसकी जाएगी अगर दोनों अलग अलग कानून बना दे शुभम? अगर कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर जो है वो भी एक कानून बना दे और कोई स्टेट भी कोई कानून बना दे जो सेंटर कानून से अलग हो, तो किसकी मानी जाएगी शुभम? सर मोस्टली सेंट्रल की मानी जाएगी सर। मोस्टली नहीं, सेंटर की मानी जाएगी भाई। नहीं सर, उसमें यह है कि अगर मताधिकार उनका भी हो सकता है तो मे भी हो सकता है सर, लेकिन 90% चांसेस सेंट्रल की, इसलिए मैं
नहीं सर, 90 नहीं, 100% सर सेंटर की मानी जाएगी भाई। ठीक है, तो सर अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो सेंटर की मानी जाएगी। जो आप इफ एंड बट बता रहे हो ना, वो जब मैं पढ़ाऊंगा जब वो आएगा पॉइंट जो आप कह रहे हो, पर सामान्य तौर पे प्री में आएगा तो अपने सेंटर ही लिखना है। सेंट्रल मोस्ट। हाँ, तो सर उसके बाद ये जो कंकरेंट पावर है ना सिमरन जी, ये हमने कहां से बोरो करी, कहां से उधार ली? सर सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है शुभम सहायक? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में कितने कंट्री है? दो कंट्री सर। हैं? बोलो सर। सर 2 कंट्रीज। टू ना है, घनी है, बट मुख्य तौर पे 2 कंट्री है। मुख्य तौर पे 2 कंट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं शुभम? क्योंकि कंकरेंट पावर का मतलब होता है 2 आदमियों का इंटरेस्ट, सेंटर और स्टेट। अभी बोला ना आपने शुभम जी, सेंटर और स्टेट। सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। तो और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में 2 कंट्री है बेसिक, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। बड़ा कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और अभी ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया है हर्ष, कि हमें कनाडा को अपना कौन सा राज्य बना लेना चाहिए? नहीं पता सर। 51वां। अमेरिका में कितने राज्य है? 51। 50। अमेरिका में 50 राज्य है, और ट्रंप ने बोला कनाडा को हम 51वां राज्य बनाएंगे। से शुभम जी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। राज्य मानना हुआ है। डिस्कनेक्ट सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर। यस सर। तो सर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूजीलैंड को 51वां राज्य माना हुआ है, लिखा है संविधान में, जबकि न्यूजीलैंड तो अलग कंट्री है। अब कंक्लूजन पे चलें। कंकरेंट पावर का मतलब 2, और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में कंट्री है 2, तो हमने कंकरेंट पावर कहां से बोरो करी? ऑस्ट्रेलिया से। रेसिड्यूटरी पावर फ्रॉम कनाडा, कंकरेंट पावर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट सुना है इसमें सिमरन जी? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुभम, संविधान को हम ना, अमेंड भी कर सकते हैं सर। हाँ सर। ये पावर कहां से ली गई? ए फॉर अमेंडमेंट एंड ए फॉर अफ्रीका। अमेंडमेंट की पावर जो आर्टिकल 368 में है, वो हमने अफ्रीका से ली है। फिर है हमारा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो होता है कि सरकार की मर्जी है कि वो उन बातों को लागू करे
या ना करे, फंडामेंटल राइट को वो लागू करे या ना करे, इसमें कोई ऑप्शन होता है शुभम जी सरकार के पास? फंडामेंटल राइट तो सरकार को देना ही पड़ेगा, वही सर। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा नहीं। ये हमने बोरो किया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से बोरो किया अरविंद जी? आयरलैंड ने इसको बोरो किया स्पेन से, ठीक। उसके बाद और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल संविधान में थी संदीप जी? ये हमने बोरो किया था। सर मैं तो बोल थी ना, थी हाँ या ना? नहीं थी, लिया था हमने। तो ये हमने ओरिजिनल एक्ट में नहीं थी, और इसको हमने 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जोड़ा, जी सर। और इसको हमने बोरो किया था यूएसएसआर, जो प्रेजेंट का रूस है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यूएसएसआर का मतलब है। 1990 में यूएसएसआर से 13 कंट्री अलग हो गया। एक कंट्री के साथ उसका अभी प्रेजेंट में युद्ध चल रहा है। किस कंट्री के साथ दिव्या जी? यूक्रेन। ठीक है, तो 13 कंट्री अब वहां से अलग हुई। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 21 है, क्या बोलता है इसमें? खान जी बेरेक्ट है बेटा, खान जी? जी सर है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट है? जी सर है। आर्टिकल 21 पढ़िए एक बार। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वेरी गुड। पूरा पढ़ो। हाँ पूरा पढ़ना है ना, उसी में तो काम था, इसमें मार्जिन लोड में कोई काम था? The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determines. ये हमने आर्टिकल कौन सा बोला था? सॉरी सर, ये 21 है। हाँ ये सर 21 का ए था। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Okay, तो ये sir? तो लास्ट के 4 वर्ड बोले हैं ना आपने खान जी? जी सर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यस सर। इंग्लैंड के कानून में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। सॉरी, अमेरिका के कानून में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है। लिसन, अभी सुनो पहले, मेरे को लिखो मत। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है जी, और हमने क्या लिख दिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यस सर। तो बेटा ये वर्ड हमने जापान से लिया है। ओके। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इट इज बोरो फ्रॉम जापान। टेकन फ्रॉम जापान। हाँ, ओके। तो अब हमने, अच्छा, जो हिटलर जब जर्मनी में आया तो वर्ल्ड में क्या हो गया दिव्या जी?
आवाज करो। सर पता नहीं। अरे ये नहीं पता हिटलर जब दुनिया में आया तो उसने क्या कर दिया? वर्ल्ड वॉर कौन सा? फर्स्ट। ये कौन सा हुआ शुभम में? सर नो आइडिया। तो सर हिटलर जब जर्मनी का तानाशाह बना तो 39 to 45 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। दुनिया में इमरजेंसी आ गई, युद्ध हो गया। तो हमारे संविधान में जो इमरजेंसी की पावर है, पढ़ी है शुभम? इमरजेंसी की पावर, बात कर लें। अगर इमरजेंसी लगानी पड़े, हमारे यहाँ 3 बार इमरजेंसी लगी है, वो डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो वो टॉपिक नहीं है अभी यहाँ। तो वो इमरजेंसी हम याद करते हैं हिटलर से कि भाई उसने तहस नहस कर दिया मामला वर्ल्ड का। तो इमरजेंसी पावर बारो फ्रॉम जर्मनी। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, जापान का जिक्र किया, सर इमरजेंसी रशिया पावर का जिक्र किया, रशिया का जिक्र किया, अफ्रीका का जिक्र किया, आयरलैंड का जिक्र किया, कनाडा का जिक्र किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया। ये मैं बोलना चाहता हूं। हाँ शुभम जी बोलो। सर हो गया। हाँ, मेरी ब्रीफिंग सुनिए, उसके बाद आपके डाउट बचेंगे नहीं, पर प्लीज केयरफुली और आराम से सुनिए और नोट करिए। उसके बाद अब बचे 2 मेन पॉइंट, वन फ्रॉम यूके एंड सेकंड इज फ्रॉम यूएसए। तो बेटा जितना भी जुडिशियल सिस्टम है एक्सेप्ट रिट, वो सारा हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे हमने अमेरिका से लिए। रिट हमने अमेरिका से फॉलो नहीं किया। और फंडामेंटल राइट, ये 4 बातें मैंने ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो फाइनल है, इनके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, पर जो मैं बोल रहा हूं वो रैंडमली पेपर में आती है। चलो देखते हैं। हाँ सर, तो उसके बाद हमने कहा कि कोर्ट का जो सिस्टम है, चाहे उसमें पीआईएल हो, जुडिशियल रिव्यू हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, वो सारा हमने, और फंडामेंटल राइट, ये सारा हमने यूएसए से लिया है। अब आ जाओ यूनाइटेड किंगडम। यहां से हमने बोरो किया जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हमने वहां से बोरो किया। सिंगल सिटीजनशिप, वो हमने वहां से बोरो किया। रिट जुडिक्शन, वो हमने वहां से बोरो किया। तो ये चीजें हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो की। तो ये हमने जो बातें बोली, ये मिनिमम आपको पता होनी चाहिए। पेपर में रैंडमली पूछी जाती है, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा शेड्यूल। तो हमारे संविधान में ओरिजिनली 395 आर्टिकल और एक शेड्यूल, लास्ट में शेड्यूल, जो ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, जो बाद में बढ़कर 12 हो गए। अब हमें उन 8 शेड्यूल के बारे में पहले और टोटल 12 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो सर, उस केस में पहले शेड्यूल की जो बात करें, वो है हमारा कि पहले शेड्यूल में प्रेजेंट में इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। स्टेट जिसका प्रशासन असेंबली का चुनाव होके और मुख्यमंत्री करता है। यूनियन टेरिटरी वो जिसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर करता है, आदमी करता है, जिसको हम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ये मैं बोलना चाहता। तो प्रेजेंट में हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले 29 बन गया था तेलंगाना, बाद में फिर वो जब राज्य की बारी आएगी तो हम उसको पर्सनल डिटेल भी शेयर करेंगे। बाद में फिर वो जम्मू कश्मीर राज्य को हमने स्टेटहुड हटा दिया और 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 29 से वो 28 हो गए, और जो यूनियन टेरिटरी 7 थी वो चली गई 9 हो गई। और बाद में फिर एक यूनियन टेरिटरी को, सिलवासा को, उनको सब मर्ज, 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया, तो फिर वो 8 हो गए। तो जैसे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, ये मैंने बोला। उसके बाद शेड्यूल सेकंड में किस डिग्निटी को कितना पैसा मिलेगा, सैलरी, वो लिखा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इनको कितना पैसा मिलेगा सैलरी के तौर पे, वो सारा लिखा हुआ है। फिर शेड्यूल 3, जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी को किस प्रकार ओथ ली जाएगी, वो ओथ का फॉर्मेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद शेड्यूल 4, हमारे पार्लियामेंट का 2 भाग है, एक अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। इसकी डिटेल बाद में शेयर करेंगे, अभी तो हम इसके सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो हाउस ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, वो पर्टिकुलर स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। जो हरियाणा से चुना गया,
वो हरियाणा का प्रतिनिधि करेगा, जो यूपी से चुना गया वो यूपी का प्रतिनिधि करेगा, उनकी बातें उठाएगा। तो किस स्टेट से कितने मेंबर, ये सारी डिटेल शेड्यूल 4 में लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में कितने जाएंगे राज्यसभा से शुभम जी, आइडिया है? 500 कुछ समथिंग है सर मुझे। राज्यसभा से, राज्यसभा में 293 सम अबाउट है सर। राज्यसभा, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा मैं, उत्तर प्रदेश से कितने चुन के जाएंगे उसकी बात कर रहा हूं। सर एक बार रिपीट कर दे, क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों में। शेड्यूल 4 में ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के जो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। लोकसभा में मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन होके जाते हैं, राज्यसभा में उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, उनका भी इलेक्शन ही है, पर उनको हम एमएलए वगैरह ये सारे चुनते हैं। तो वो राज्य के एमएलए चुनते हैं, राज्य के एमएलए एमपी वगैरह, वो पूरा सिस्टम है, वहां पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे हरियाणा में राज्यसभा में हम 10 मेंबर यहां से भेजते, 5 मेंबर यहां से भेजते, लोकसभा के 10 मेंबर है हमारे यहाँ और राज्यसभा के 5 मेंबर। जैसे यूपी में लोकसभा के पहले 80 थे, अब मेरे ख्याल में 75 है। 75 है जी सर। तो राज्यसभा में कितने मेंबर भेजते हो वो हमें देखना, वो सारी बातें शेड्यूल 4 में लिखी हुई है। ठीक है, अप्रोक्स मेरे ख्याल में 31 के आसपास है। हाँ सर, वो वहां पढ़ाएंगे हम आपको सर, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ पॉइंट को सुनो बस। तो ये सारी नंबरिंग शेड्यूल 4 में लिखी हुई है। तमिलनाडु से कितने जाएंगे, महाराष्ट्र से कितने जाएंगे, यूपी से कितने जाएंगे, बिहार से कितने जाएंगे, हरियाणा से कितने जाएंगे राज्यसभा में, ये वहां पे लिखा है शेड्यूल 4 में। उसके बाद शेड्यूल 5 और 6 ये ट्राइबल एरिया, उनके बारे में शेड्यूल है। और जो शेड्यूल में ट्राइबल एरिया को 2 कैटेगरी में बांटा इन्होंने, एक इंडिया का ट्राइबल एरिया और एक 4 प्रदेश एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है सहायक? चलो सर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, तो यहाँ एटीएम का वैसे तो कुछ और मतलब होता है, पर यहां मतलब है आसाम, कौन सा बोलो सहायक? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक मिजोरम। एक शेड्यूल में तो ये 4 स्टेट बताए गए हैं और दूसरे शेड्यूल में इंडिया के बाकी स्टेटों का जिक्र है कि उस स्टेट में अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो वहां का सिस्टम सामान्य सिस्टम से अलग किया जाएगा, वहां का अलग एडमिनिस्ट्रेशन होएगा। शुभम जी, ये शेड्यूल 5 और 6 में बताया गया है। उसके बाद अब बच गया शेड्यूल 7। तो सर शेड्यूल 7 में ये बताया हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि हमारी 2 ड्यूल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 में
3 लिस्ट का जिक्र है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। तो वहां पे सब्जेक्ट बताए गए हैं, ओरिजिनल में था 97, 66 और 47 कि 97 सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, 66 पे स्टेट बनाएगी और 47 पे दोनों बना सकती है। तो ये सब्जेक्ट है ना, ये सारे शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं। फिर शेड्यूल 8, इसमें भारत की 22 भाषाओं को, रीजनल भाषाओं को उसमें दर्जा दिया गया है, उसमें रखा गया है। वैसे तो हमारी 500 भाषाएं हैं, पर लैंग्वेज वाले शेड्यूल में 22 भाषाओं को उसमें रखा गया है। ओरिजिनली 14 थी हर्ष, बाद में 3 जोड़ी गई, फिर 1 जोड़ी गई और लास्ट में 4 जोड़ी गई। वो लास्ट की 4 याद रखनी है, बोडो, संथाली, मैथिली करके है। तो अब टोटल कितनी हो गई? 22। इसमें सर मैथिली के बाद क्या बोला? वो देखेंगे अभी, अब बताएंगे। अभी तो सिर्फ मैंने 3 बोल पाया मैं अभी। तो सर इसमें हर्ष क्या राजस्थानी भाषा इसमें है? क्या चीज क्या है सर? राजस्थानी लैंग्वेज इन 22 भाषाओं में है? नहीं सर। ये सवाल कई बार पूछ लेते हैं। हम तो कहते हैं ना भाई, राजस्थान तो बड़ा स्टेट है, पुराना कल्चर है, पर राजस्थानी भाषा उसमें नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो ये 8 शेड्यूल तो शुभम जी, खान जी, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब उसके बाद 4 शेड्यूल और बच गए जो बाद में ऐड ऑन हुए। तो सर एक शेड्यूल जो हमने पहला अमेंडमेंट करा, सबसे पहला 1951 में, सब अमेंडमेंट भी पढ़ाएंगे अभी हम। तो पहला अमेंडमेंट 1951 में किया, उसमें बहुत सी बातें रखी गई, पर एक बात रखी गई, लैंड रिफॉर्म। तो उसके लिए हमने एक और शेड्यूल बना दिया जिसको हम 9th शेड्यूल बोलते हैं। इसमें अगर सरकार, पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उसको 9th शेड्यूल में रख देती है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसकी एक लंबी कहानी है, डिटेल करेंगे जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां कि 9th अमेंडमेंट में प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। क्या हम सबको चैलेंज कर सकते हैं या किसी को कंडीशनल चैलेंज कर सकते हैं? मतलब केशवानंद भारती के केस से पहले जितने भी कानून थे उनको चैलेंज नहीं कर सकते हम। जब वो जजमेंट आया उस दिन से 24 अप्रैल 1973, और केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद जो भी कोई कानून 9th शेड्यूल में गया उसको आप चैलेंज कर सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दी, कौन सा बेस हर्ष? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के ग्राउंड पे, कि वेदर इट इज ए डेंट, वेदर इट इज गिव डेंट टू दी बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डेंट करता है? इस ग्राउंड पे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसके बाद 10th शेड्यूल जो कि 1985 में आया,
और अमेंडमेंट है 52, जहां पे अगर कोई हमारा प्रतिनिधि दल बदल करता है तो उसके रोकने के लिए आया एंटी, वो जो दल बदल निरोध कानून 10 शेड्यूल 1985 में 52nd अमेंडमेंट, ये मैं बोलना चाहा। उसके बाद पंचायत हमारी 1952 में पहली बार आई, पंचायती राज, और पहली पंचायती राज को लागू करने वाला नागौर, जो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किया गया। पर 73rd अमेंडमेंट से संदीप जी पंचायती राज को हमने संविधान में जगह दे दी, पार्ट 9 है, 243 ऑनवर्ड है, 243 ऑनवर्ड, वो पढ़ाएंगे वहां पे संविधान का जब जिक्र आएगा पूरा। उसके बाद 74th अमेंडमेंट, जो कि आखिरी शेड्यूल है, 12th शेड्यूल, जिसमें हमने पंचायत तो हो गई ग्रामीण में, गांव में, और 12वां शेड्यूल 2nd 4th अमेंडमेंट से 74, उसमें हमने म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये 12 शेड्यूल मैंने अभी आपको समझाए। अब सर इसमें अगला हमारा पॉइंट बचा अमेंडमेंट का। तो सर अमेंडमेंट को लेकर हमने अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं खान जी? 150 अमेंडमेंट हमारे संविधान में, अमेंडमेंट शुभम? सर क्लियर नहीं, 113-14 के ऊपर था, इतना क्लियर है कि 100 क्रॉस है सर। 108 तक तो मुझे नॉलेज है, थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन क्लियर नहीं है। चलिए 2021 में 150 अप्रोक्स। बाद में नहीं बोलना, वो तो एक बार मौका मिला जब ही बस। दिव्या जी बोलो। सर आइडिया नहीं है, इसका याद नहीं है नंबर। शायद सर पता नहीं। हर्ष? 106। अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हमारे संविधान में। तो आपको 106 को याद नहीं करना, सारे को याद नहीं करना, आपको पूरा लिस्ट बताऊंगा मैं, बट सबसे पहले 99 से लेके और 106, 99 से लेके 106 ये याद करना है। 99 क्या बोलता है? 99 बोलता है कि जज को, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने वाली संस्था को हम क्या बोलते हैं हर्ष? कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम। तो ये सरकार ने एक कानून बनाया, अमेंडमेंट करा कि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कॉलेजियम अपॉइंट नहीं करेगा, एक कमेटी अपॉइंट करेगी।
उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और एक हम हर्ष को उसमें जगह दे देंगे। कोई भी एमिनेंट पर्सन जिसको सरकार की पसंद हो। पर इसमें एक क्लोज डाल दिया शुभम, अगर 5 आदमी भी रिकमेंड कर रहे हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर जज, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, और वो जो एमिनेंट पर्सन है ना वो मना कर दे, अगर भाई यो सही आदमी ना है, तो वो व्यक्ति जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इस अमेंडमेंट को फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में इस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया गया और पुरानी व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम बहाल कर दिया गया। उसके बाद 100 अमेंडमेंट में हमारी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट था, तो हमने अपने 100 गांव एनक्लेव वो उनको दे दिए जो हम क्लेम कर रहे थे हमारे हैं, और 50 गांव उन्होंने हमको दे दिए जिनको वो क्लेम कर रहे थे। एनक्लेव की अदला बदली कर दी अमेंडमेंट करके 100 में। जीएसटी सुना है खान सी? यस सर। ये अमेंडमेंट 101 में है सर, 101 से आया। तभी याद नहीं आ रहा था। वेरी गुड शुभम जी। उसके बाद अगला अमेंडमेंट 102 जो कि आया है, हमने एससी का कमीशन बना हुआ था, एसटी का कमीशन बना हुआ था, बीसी का नहीं बना हुआ था, तो उससे 102 से हमने बीसी का कमीशन बना दिया, बैकवर्ड क्लास का कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और कौन बैकवर्ड होगा और कौन नहीं होगा इसमें लिख दिया, कौन डिसाइड करेगा हर चीज को? कमीशन है कमीशन नहीं सर, कौन एससी है, कौन बीसी है, कौन बीसी ना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। हमारे यहां तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना शुभम, और जो बीसी यूपी में है हो सकता है वो हरियाणा में ना हो, जो कास्ट हरियाणा में बीसी है हो सके वो तमिलनाडु में ना हो। तो ये कौन अच्छा तरीके से बता सकता है शुभम? सर मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है अच्छी तरीके से, प्रेसिडेंट अच्छी तरीके से बता सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट? सर प्रेसिडेंट बताएगी, प्रेसिडेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से बताएगी, जिस मतलब स्टेट का होगा वहां की। तालमेल कर दिया आपने सर। 102 में तो लिखा था प्रेसिडेंट बताएगा, पर ये चीज गलत थी, तो हमने 105 नंबर पे दूसरा अमेंडमेंट करा स्टेट गवर्नमेंट, और बीसी को कैटेगराइज करने की पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। तो मैंने 2 अमेंडमेंट बताए अभी आपको, 102, 105। 103 में ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन। समान। उसके बाद 104 में हमने
104 में हमने इलेक्शन में जो रिजर्वेशन है उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया, 20 से 30 की SC ST BC की वैकेंसी इलेक्शन वाली जो रिजर्व सीट होती है ना इलेक्शन की, वो 2020 में अमेंडमेंट करके उस रिजर्वेशन को हमने अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया 104 वाले अमेंडमेंट से। 105 में बता ही चुका हूं। और एक लास्ट वाला अमेंडमेंट 106, इसमें क्या किया गया हर्ष? याद नहीं सर। ये करा गया था ना वोटिंग, उसमें 33% विमेन्स के लिए 33% वोमेन को रिजर्वेशन। नेतागिरी में रिजर्वेशन दे दिया। ये 106 अमेंडमेंट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर ऐसा नहीं है कि मैंने ये अमेंडमेंट सारे पढ़ा दिए शुभम। अभी जैसे GST है वो पूरा एक लेक्चर है, उसमें से प्री में सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां मैं अगर GST को पूरा अभी पढ़ाने लग जाऊं तो संभव नहीं है, वो 15 मिनट से पहले पूरा होगा। पर हमने आपको अभी अमेंडमेंट का सीक्वेंस और उसका बेसिक बताया है, जी सर। ये हम बोलना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं सर, मोस्टली इम्पोर्टेंट तो 42 अमेंडमेंट सबसे ज्यादा, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको, वो तो अभी आए नहीं हम। तो सर उसके बाद पर ये है कि ये सर हमारा ये तरीका है ताकि हमने अपने बेस बता दिया, उसके बाद हम जो है अगली क्लास में आपको इसको डिटेल शेयर करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। अगर हम एक टॉपिक को शुरू कर दे तो कई टॉपिक तो 1 घंटे का है, तो वहां फिर जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी आपको, ये मैं बोलना चाहता हूं। और किसी भी टॉपिक की कोई लिमिट नहीं होती, ये भी पॉसिबल है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक, तो सर इसमें अब हम बात करें, मान लो GST की वाले की बात करें 101, तो ये GST सबसे पहले फ्रांस में आया था। हमारा जो मॉडल है वो कनेडियन मॉडल है। GST का जो नंबर है वो 15 डिजिट का नंबर है। इसका कोई ना ले तो 5 साल की पेनल्टी है। अमिताभ बच्चन इसका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 269A और 279A, एक हमने GST काउंसिल बनाई 279A, जिसको लीड फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, और उसमें हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। 4 प्रकार का GST रखा गया, सेंटर का, स्टेट का, सेंटर का, स्टेट का, और एक यूटी का, और एक और है। 4 है, ये 4 कैटेगरी है GST की। और GST की 5 स्लैब रखी गई, 0, 5, 12, 18 और 28, ये स्लैब रखी गई GST रिकवरी की। और पेट्रोल, पहले अब देखना पड़ेगा, पेट्रोल और अल्कोहल पे GST नहीं था।
ये कुछ मोटी मोटी बातें अभी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद जहां तक इससे पहले 4 अमेंडमेंट हमने और आपको बताए शुभम जी, जो इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट फर्स्ट, जिससे 9 शेड्यूल आया। उसके बाद अमेंडमेंट 52, जिससे जो दल बदल कानून आया, 10 शेड्यूल आया। उसके बाद पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना, वो शेड्यूल 11 73rd अमेंडमेंट आया। और उसके बाद 74th अमेंडमेंट, जिसमें म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, शेड्यूल 12 आया। तो सर इसके बाद जहां तक और हम आपसे बातें करें, नोट डाउन करें आप। तो सर अभी मैं एक बार आपको निशान लगवा रहा हूं अमेंडमेंट को, उसको आप निशान लगाइए, लिखिए और सुनते चले जाइए। अमेंडमेंट नंबर 1, इसमें हमने बोला इसे 9 शेड्यूल जुड़ा। उसके बाद फिर आपका अमेंडमेंट नंबर 7, इससे जब भारत राज्य बना तो कितने स्टेट थे हर्ष? 11, 14। तो उस समय 14 राज्य थे और उन राज्यों में भी भेदभाव किया हुआ था। स्टेट ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, डी कैटेगरी का। 7 शेड्यूल से क्या किया कि ये कैटेगराइजेशन खत्म कर दिया, सभी स्टेट बराबर है। उसके बाद फिर आपका 17वें नंबर का, जिसमें इन्होंने 9 शेड्यूल को एक बार चैलेंज किया हुआ था। उसके बाद फिर जितने भी लैंग्वेज को जुड़ी, वहां पे मैंने बोला शुरू में 14 थी, फिर 3 जोड़ी गई अमेंडमेंट से, फिर 1 जोड़ी गई अमेंडमेंट से, फिर 4 जोड़ी गई। तो वो सारे अमेंडमेंट भी हमने देखने हैं। जैसे 21वें अमेंडमेंट में सिंधी को हमने जोड़ा, सिंधी लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज। उसके बाद 24, 25, 29, उसके बाद 36वां नंबर, जिसमें हमने सिक्किम को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया। उसके बाद आपका 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद 44, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया। उसके बाद फिर आपका 52, जो मैंने बोल चुका, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। उसके बाद फिर आपका 61st अमेंडमेंट, जहां हमने वोटिंग राइट 21 से घटा के 18 कर। जी सर। उसके बाद फिर आपका 69th
अमेंडमेंट जिसमें हमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट जिसमें हमने कोंकणी, मनपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को शेड्यूल 8 में जोड़ा गया। उसके बाद 73 पंचायत, 74 म्युनिसिपैलिटी। उसके बाद फिर आपका 82 अमेंडमेंट, 82 नहीं सॉरी। उसके बाद फिर आपका 86th अमेंडमेंट जो खान जी ने बोला था, राइट टू एजुकेशन, वो जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपका 92nd अमेंडमेंट संदीप जी, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। अब टोटल 22 हो गई। फिर 93rd अमेंडमेंट जिसमें 27% रिजर्वेशन का जोड़ा गया। उससे पहले 91st अमेंडमेंट भी हर्ष, जिसमें किसी भी राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मंत्रिमंडल का उस लोकसभा या असेंबली का टोटल 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकता। दिल्ली में कितना है हर्ष? सर दिल्ली में आइडिया नहीं है सर। 10%। क्या मतलब हुआ इसका? 70 MLA, 7 मिनिस्टर। ठीक। उसके बाद 96 शेड्यूल जिसमें उड़िया से जगह पे उड़िया लिखा गया, उड़ीसा भाषा का चेंज किया गया नाम का। 96। और फिर 97 अमेंडमेंट जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखा गया। ये मैंने सर अभी अमेंडमेंट को इंट्रोडक्टरी आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये मैं बोलना चाहता हूं। हर्ष ये ऑफ कर दो बेटा।